सुनाओ एनएचपीसी लिमिटेड, अब देखिए 115 रुपये 94 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और धीरे 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 ना ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जा रहा है। बजट का अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आज 15 तारीख है और 23 तारीख में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। सो दैट यहाँ पर जहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना मार्केट वहाँ पर फोकस करेगा पीएसयूज के अंदर, और वहाँ पर एक अच्छी खासी जो बचे हुए टाइम है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड एनएचपीसी ने कोई खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया, जैसा कि बजट में अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी और इंडिया के अंदर कैपेसिटी जो है पावर कैपेसिटी वो बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मैं आपको एक लंबे टाइम से ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो पावर कैपेसिटी उसको बढ़ानी पड़ेगी और ये कंपनियों का अर्निंग तब बढ़ेगी भैया, क्योंकि अभी तक तो जो है वो है, बट नई नई चीज़ें शुरुआत होंगी ना तो उसमें जो है आपका कैपेसिटी नीड है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ना पावर कंपनियों को जो अर्निंग है उनमें बूस्ट मिल सकता है, अदरवाइज फिर फ़ायदा क्या है, जितना है उतना ही है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहे हैं और बजट से होप ये है कि पावर कंपनियों के लिए कुछ तो बेहतर आए, तो देखते हैं। बट एनएचपीसी आप देखिए हाइड्रो में तो था ही, और बात ये हो रही है कि सोलर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना जो कैपेसिटी है वो सोलर की चाहिए इंडिया के अंदर। सो दैट एनएचपीसी अच्छी बात ये है कि हाइड्रो से जितना बनाया उतना तो बनाया, बट अब ये सोलर की तरफ मूव कर चुके हैं, सोलर की तरफ मूव कर चुके हैं, क्योंकि हाइड्रो में कुछ ना थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क अपने को बढ़ता हुआ ना दिखे। कहीं ना कहीं एनएचपीसी अब वो सोलर में भी जो है वो मुड़ चुकी, और मुझे ऐसा लग रहा है फंडामेंटल बेसिस पर कहीं ना कहीं 38 से 40 रुपए की उछाल आ सकती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है? अच्छा, ये स्टॉक के अंदर ऐसा बूम क्यों नहीं आया कि आरवीएनएल जिस तरीके से दौड़ा, जिस तरीके से आपका आईआरएफसी दौड़ा, जिस तरीके से आपका इरडा दौड़ गया, ये क्यों नहीं दौड़े? जैसा कि मैंने कहा ना कि जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं ना, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप दिखा रहे हैं। 80% जहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बचा नहीं है ना माल। जो कुछ बचा हुआ माल है उसमें ट्रेडिंग चल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो दैट डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर जो है सप्लाई बहुत लो है, और इसकी वजह से स्टॉक आरवीएनएल, आईआरएफसी ये सब दौड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी बेसिस पर। एनएचपीसी में आपका 67% होल्ड करती है गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये आप समझ रहे हैं ना कि कम होल्डिंग होना गवर्नमेंट की, तो वो स्टॉक ज़्यादा रनअप नहीं दिखाएंगे, वो उतना ही रनअप दिखाएंगे जितना कि मार्केट में एक्सपेक्टेड है। एक्सट्रीम यहाँ पर कोई दिखा दे ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ ना एनएचपीसी में। बट मुझे लग रहा है कि 38 से 40 रुपये का जंप आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 150 से 160 रुपये तक का पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं कुछ टाटा पावर से कंपेयर कर रहा था, और टाटा पावर से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एनएचपीसी की वैल्यू है अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें। जबकि टाटा पावर जिस प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, एनएचपीसी अभी काफ़ी दूर है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि 38 से 40 रुपये का यहाँ पर जो है जंप आपको देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। बट हाँ, आपका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा हाई चला जाएगा। और Q1 के नंबर अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, ना ही डेट डिक्लेयर हुई है, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो पीएसयूज में कुछ जल्दी नंबर्स आ गए, बट उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा करके दिखाया नहीं है। ये फालतू का यहाँ पर जो है ना चिल्लाना है, रट लग रही है कि अभी फाड़ देगा, चीड़ फाड़ देगा, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट है, ये सब फालतू की बात है। Q1 सब कुछ समझा रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, बट Q1 सबको समझा रहा है कि बॉस इवेंट बेस्ड ये लिक्विडिटी है। जैसे ये इवेंट कटेगा ना वो आपका कट जाएगा, पॉसिबल है आपका यहाँ पर जो है ना लॉन्ग टर्म जो चिल्ला रहे हैं उनका कट सकता है। सो दैट ये है। तो बट यहाँ पर ना एनएचपीसी के अंदर फंडामेंटली बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पर। एक और बात, म्यूचुअल फंड ने अचानक से बहुत तगड़ी स्टेक बढ़ाई है। देखिए सीपीएसई तो उतने ही यहाँ पर रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ सीपीएसई की थोड़ी सी वैल्यू डाउन हुई है, ये ध्यान रखिएगा। क्वांट ने अचानक से 86.68% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है होल्डिंग, और वो सेकंड नंबर का यहाँ पर जो है स्कीम आ चुकी है क्वांट मिड कैप फंड की, जो ऐसे स्टॉक को होल्ड करे। 386 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पर है, 75% का रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। पता नहीं जून का है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत, ये कुछ मिस्टेक हुई होगी यहाँ पर, बट ठीक है। यहाँ पर 86.68% यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है यानी शेयर्स बढ़ाए हैं, और ये होल्ड कर रहे हैं 3,83,35,000 शेयर्स क्वांट मिड कैप फंड। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में
NHPC ज़्यादा है तो वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए वैल्यू। बट हाँ, टाटा पावर जो है ना डाइवर्सिफाइड भी है, ये भी आपको समझना चाहिए। टाटा पावर की वैल्यू, अगर कोई टाटा पावर का शेयर होल्डर है, इसकी वैल्यू अनलॉकिंग इसकी डीमर्जर से ही हो सकती है। अदरवाइज टाटा पावर ना ज़्यादा आपकी जो जो प्राइस होने चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको वैल्यू मिल ही नहीं रही है, एक्चुअल में शेयर होल्डर्स को मिल ही नहीं रही है। और टाटा पावर के अंदर 3-4 बिजनेस आते हैं। खैर NHPC के अंदर की बात करें, NHPC यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 3628 करोड़ रुपए का बनाया है 2024 मार्च के हिसाब से, जबकि टाटा पावर जो है 3102 करोड़ का बनाया है। तो अंतर बहुत है। और ऐसे ही यहाँ पर पावर कंपनियां या किसी स्टॉक को जो है ना थोड़ा सा हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं बस, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आपको जो है ना NHPC का जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 3.02 है और टाटा पावर 4.31। नाइंसाफी बहुत है इन स्टॉक्स के साथ। पता क्या है, जैसे कि सबसे जो महंगा स्टॉक है इस सेक्टर के अंदर तो वो है JSW एनर्जी। हालांकि हाँ, कभी मैंने 100 रुपए के नीचे यहाँ पर जो है ना इसको रिकमेंड किया था, बट आज के टाइम में ये काफ़ी महंगा स्टॉक है, विदाउट एनी रीज़न बस दौड़ गया ये स्टॉक। और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.89 टाइम है। सबसे महंगा स्टॉक जो है वो JSW एनर्जी लिमिटेड है। हालांकि कंपनी केपेक्स करना चाह रही है और उसके प्लान्स भी आ चुके हैं, कितना गीगावाट करना है, क्या करना है, कितना पैसा डालना है, वो सबके यहाँ पर प्लान आ चुके हैं 2030 तक का मेरे ख्याल से। तो वो चीज़ ना अलग है, बट अभी करंट की बात करें सबसे महंगा स्टॉक यही है। कहीं ना कहीं जो टाटा पावर और NHPC में जो डाइवर्जेंस है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक डाइवर्जेंस कम होना चाहिए। दैट्स वाई कहीं ना कहीं 38 से 40 रुपए की एक जंप आना चाहिए स्टॉक के अंदर। स्टॉक का भाव जो है वो 150 रुपए के आसपास होना चाहिए, बट उसके अंदर ना जो पी रेशो है वो आपका 45 के अराउंड पहुंच जाएगा। एंड टाटा पावर कुछ 30 के ऊपर और 40 के बीच में ही पी रेशियो होल्ड करती है। सो डेट देखते हैं, बट Q1 से बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि Q1 यहाँ पर जो है ना अगर इसके अंदर ना कोई जंप नहीं आता ना फाइनेंशियल में, तो यार ये सारी चीज़ें ना बिगड़ रही हैं। क्योंकि ना आप जितना ये समझें, NHPC भी कोई छोटा मोटा वैल्यू वाला नहीं है। आप सोचें कि बहुत ही लो वैल्यू पर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है NHPC के अंदर। आप ये सोचिएगा, अंडर वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड की तरफ ही बढ़ रहा है। एंड बात वही है ना कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं NHPC के, और 1 रुपये बढ़ जाता है ना तो मार्केट कैप में इतनी उछाल आ जाती है कि वो ना सब किरकिरा कर रखा है। अब NHPC के अंदर मौके कैसे ढूंढे जाए, कोई बहुत बड़ी गिरावट आए सडनली, ऐसा हो ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का एक तरीका है बस, और कोई है ही नहीं। क्योंकि आप देखें 300 वाला तो लगता नहीं है NHPC, उसका कोई रीज़न लगता ही नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी बेसिस पर आप बढ़ा दोगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? क्या वो लॉन्ग टर्म में टिक पाएगा? लॉन्ग टर्म में ये लिक्विडिटी बेसिस वाले नहीं रुकते हैं। ये लिक्विडिटी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फिर वो घूमती रहती है पूरे सेक्टरों के अंदर। तो वो आपसे निकल कर दूसरे में जाएगी, दूसरे से निकल कर तीसरे में जाएगी, तो ऐसे करके घूमते रहते, तो वो चीज़ अलग है। बट यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्राइस जंप हो जाए ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ ना समझनी चाहिए। मार्केट क्या बहुत बड़ा है NHPC का, सो दैट यहीं पर ना प्राइस जो है ना लिमिट लग जाती है। ये एक बहुत दिक्कत की बात है। बाय बैक कर ले कंपनी तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा मार्केट से नंबर ऑफ शेयर्स भी हटें, लेकिन बाय बैक कर ही नहीं रहे। बाय बैक लाएँ बढ़िया सा एक, भले ही यहाँ पर जो है ना 10 रुपये का ही यहाँ पर जो है ना बेनिफिट दें, बट बाय बैक लेके जाएँ और बाय बैक में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा वापस लें और उससे जो है ना जान मिले NHPC के स्टॉक को, तब तो यार मज़ा है। लेकिन अदरवाइज कुछ ऐसा रहेगा तो मार्केट कैप तो के लिहाज से तो वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, तो फिर क्या ही फ़ायदा, क्या रिटर्न बनेगा। अभी फाइनेंशियल भी कुछ ठीक है नहीं, फाइनेंशियल में ग्रोथ यहाँ पर आ नहीं रही है, तो कैसे बढ़ेगा स्टॉक। तो ये सारे रीजंस हैं जो NHPC को ना खींचते हैं पीछे की तरफ। तो ये बात है। हाल फिलहाल की बात करें, लास्ट यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से ना आपके जो है इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग हुई है, और यही जगह है 115, और ये जो हाई है ना 121, ये जो 6 रुपए की रेंज है ये आपका ना क्रिटिकल रेंज है, ठीक है ना। जब ये क्रॉस होगी ना तब आप सोचिएगा कि कुछ 140 150 की तरफ बढ़ रहा है। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा बॉस, ठीक है ना। इस बात को भी समझिए, और चलना है तो इस रेंज को क्रॉस करना है, अदरवाइज ये स्टॉक ना पिटे ढोल की तरह यहाँ पर भी पिट जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ NHPC के साथ है। NHPC में कोई फालतू की चीज़ें नहीं हो रही, ये तो एक अच्छी बात है, ये एक है।
आरबीएनएल की तरह नहीं है कि भैया बस सूते जा रहे हैं, भैया लिक्विडिटी आए जा रही है और वो उसमें डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं। तो ये सब नहीं है, एनएचपी से सप्लाई बहुत है, तो वो यहाँ पर है। तो ये रही आपकी रेंज, ठीक है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपका जो है ना वो आपका है 105 रुपया और मूविंग एवरेज के हिसाब से 100 रुपया। ये आपका सपोर्टिंग रेंज, ये 5 रुपये की रेंज सपोर्टिंग है। स्टॉक अगर गिरेगा भी नहीं हायर साइड से तो ये 105 से 100 रुपये के भीतर भीतर सपोर्ट लेगा, ये है। लेकिन अगर ये रेंज टूटेगी ना और इसके नीचे जाएगा तो बॉस फिर से मामला खिरखिरा, फिर वो वही रेंज में 90 to 88 घिसी पिटी रेंज में वापस। तो ये सारी चीज़ें, और चल रहा हो तो बॉस अभी चलेगा, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर कहीं लग रहा है कि 38 से 40 रुपया का प्राइस जो है ना वो बढ़ना चाहिए यहाँ से। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर जो है एनालिसिस कैसे बैठती है। बट एनएचपीसी के ऊपर कुछ यही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एनएचपीसी से है नहीं। अगर आप सोचें बहुत ज़्यादा निकल के आए, आरबीएनएल की तरह दौड़ जाए या आईआरएफसी की तरह दौड़ जाए या इरेडा जैसा हो जाए, ऐसा नहीं है। आपके अंतर है उनमें और इसमें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी करने के बाद ही कुछ फैसला लेने हैं बाय और सेल का। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।